चलिए नमस्कार, आप सभी को फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस पे स्वागत है। मैं भारती सर। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। देखिए, कुछ बंदरगाहों के नाम जो है वो अब बदल दिए गए हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है और कौन जो है आपका वो प्राकृतिक बंदरगाह है। तो हम लोग कृत्रिम प्राकृतिक सबको देखेंगे और याद भी करा देंगे आपको कि कौन बड़े बंदरगाहों में प्राकृतिक है और कौन कृत्रिम है। यानी सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुने। अगर बंदरगाह, जिसको पतन भी कहते हैं, अंग्रेजी में सीपोर्ट भी कहते हैं, तो बंदरगाह को देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं। बंदरगाह के दो प्रकार होते हैं, एक कृत्रिम बंदरगाह होते हैं और एक आपका प्राकृतिक बंदरगाह होता है। दोनों को बढ़िया से समझते चलिए। जैसे ये तटीय वाला एरिया है, ये जो आप भाग देख रहे हैं ये तटीय वाला एरिया है। आप जैसा देखिए, ये गुजरात से ही अपना तट शुरू हो जाता है और ये गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे आएंगे गोवा, गोवा के नीचे आएंगे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे आएंगे ये केरल का तट है और ये केरल के नीचे में ये आपका इंडियन ओशियन, श्रीलंका। इधर में आ जाएंगे तो ये भारत का इधर पूर्वी तट है और ये तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर वाला भाग जाएंगे आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर में जाएंगे उड़ीसा, उड़ीसा के और ऊपर जाएंगे ये आपका कोलकाता। तो यहां से हम लोग एकदम यहां तक देखेंगे। अभी हम आपको राज्य भी याद कराएंगे और सारा कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम आपको ध्यान पूर्वक एकदम याद करा देंगे। तो ये ध्यान से सुनेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये समुद्री वाला, ये तो फिक्स है कि सारे बंदरगाह जो होंगे वो आपका समुद्र के तटीय वाले किनारे होंगे, चाहे वो पूर्वी तट के किनारे हो, चाहे वो आपका पश्चिमी तट के किनारे हो। भारत के इधर पूर्व, इधर में पश्चिम, तो दो ही गो तटीय वाला एरिया है, दो कोस्टल एरिया है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट पे स्थित और पश्चिमी तट पे दोनों पे राज्य पर एकदम सीरियल से, एकदम सीरीज से देखेंगे ताकि आपको पता चल सके। कहीं से क्वेश्चन दे दे, कई बार ऐसे क्वेश्चन देगा कि पूर्वी तट पर स्थित 3 देशों के नाम लिखे, ये पश्चिमी तट पर स्थित 3 देशों के नाम लिखे। यह कहेगा कि पूर्वी तट पर कौन एक ऐसा बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन घुमा है, आप नहीं घूमिएगा, बस आप एकदम आराम से उत्तर दीजिएगा। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। देखिए, होता क्या है कि ये समुद्री वाला भाग है और ये तट है। तो यहां पर क्या होता है कि एक चीज क्या है ना कि इस तरह से एक कठोर स्थलाकृतियां से ऐसे बना होता है जिसमें समुद्र का पानी इधर आ गया और इधर आने के बाद, चूंकि देखिए जहां बंदरगाह होंगे वहां दो चीज, एक तो गहराई ज्यादा होगा ताकि बड़े से बड़े जहाज जो है गहराई ज्यादा होंगे तो उस पर रह सके। अगर गहराई कम रहेगा, पानी का जल स्तर एकदम कम रहेगा, तो बताओ बड़े बड़े जहाज वहां फंस जाएंगे। समझ रहे बात ना। तो एक यहाँ पानी का जमा होना चाहिए गहराई के हिसाब से। दूसरी बात, समुद्री धाराएं जो है वो समुद्र में लहरें, ज्वार भाटा जो है ये आकर के बार बार जो है कि उथल पुथल नहीं मचाए, जिससे जहाज पे माल लादने उदने में परेशानी होता है। तो इसीलिए ये क्या होगा ना कि अगर इधर से या तो प्राकृतिक रूप से एक कठोर परत से इस तरह से लॉक है और बीच में एक जगह है जिससे इधर समुद्र में, खुले समुद्र में जाकर के मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो इसको क्या करते हैं कि इसको बनाते हैं, इसको कंक्रीट से या फिर किसी भी तरह से दीवार टाइप का या फिर स्टील का यूज कर करके और इसको इस तरह से बनाया जाता है और फिर इसको जो है कि इसमें समुद्र में आने जाने के लिए मार्ग खोला गया। तो ये अगर बनाया गया है ऐसा आकृति तो ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं कहलाएगा, ये कृत्रिम कहलाएगा। लेकिन ऑलरेडी प्राकृतिक नेचर ने ऐसा चीज आपका कोस्टल एरिया पे दिए हुए हैं कि इधर से भी तिरछा तिरछी भाग है ताकि धाराएं एकदम तेजी से भी आएगा तो अंदर जो जहाज होंगे उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा आकृति जो है वो ऑलरेडी मिला हुआ है नेचर के द्वारा, गॉड गिफ्टेड है। तो वो अगर बंदरगाह हम लोग वहां यूज करते हैं बंदरगाह के तौर पे, तो वो बंदरगाह क्या कहलाएगा? प्राकृतिक बंदरगाह कहलाएगा। दो चीज समझना था, आप समझ गए। एक होता है प्राकृतिक बंदरगाह और एक होता है कृत्रिम बंदरगाह। आगे ध्यान से सुनेंगे बात को। भारत में बंदरगाहों के बारे में बात कर ले तो अब तो संविधान में यहाँ चेंजिंग आ गया है। अभी बंदरगाहों के बारे में बात कर ले तो 13 बड़े बंदरगाह है, एक और बंदरगाह जुड़ गए। चूंकि आप पहले पढ़े थे 12 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह के बारे में उल्लेख था, लेकिन अभी फिलहाल कहते हैं कि 13 बड़े बंदरगाह और 186 के आसपास में, 85-86 के आसपास में छोटे बंदरगाह है। छोटे बंदरगाहों से सवाल न के बराबर पूछे जाते हैं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाहों से ही सवाल पूछे जाते
चाहते हैं और उसी पर आज हम लोग एकदम विस्तार ढंग से चर्चा करेंगे। आइए ध्यान सुनेंगे। 13 बड़े बंदरगाह है और 200 छोटे बंदरगाह। अपना एनसीईआरटी हम पुराना ही आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें 200 छोटे बंदरगाहों का जिक्र है और 12 बड़े बंदरगाहों का जिक्र है, लेकिन एक और बंदरगाह को ऐड कर दिया गया है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, हम आपको बताएंगे कि 13वां बंदरगाह कौन सा है। तो 13वां बंदरगाह जो है वो कौन बना, वो लास्ट में चर्चा करेंगे। अभी 12वां पहले ध्यान सुनेंगे, 13वां भी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले आता है ये कांडला। देखिए, बंदरगाह को दर्शाने से पहले एक बार राज्य हमारे साथ आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, पहले से याद है तो और बढ़िया बात है। ये जो दो जो भाग है इस तरह से देख रहे हैं घुमाव, ये जो प्लेट है, ये जो भाग है, इसको कहते हैं गुजरात। कौन सा राज्य कहेंगे? गुजरात। आप याद करते चलिए। गुजरात के जस्ट नीचे वाला जो ये इलाका आप देख रहे हैं, ये आपका महाराष्ट्र है। जल्दी से सुनेंगे, ये आपका क्या है? महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र है। इसके नीचे का जो भाग है एकदम छोटा सा राज्य, यानी सबसे छोटा जो तट इसका जो तट रेखा है वो भी बहुत कम लगता है, और सबसे छोटा राज्य भारत का ये गोवा है। ये क्या है? गोवा है। फिर से सुनिए, ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, और ये क्या है? गोवा है। गोवा के जस्ट नीचे अगर बात कर ले तो ये आपका कर्नाटक है, और कर्नाटक के नीचे एक इधर में, इधर के तट यानी पश्चिम में एक लास्ट हो गया, इसको कहते हैं केरल। याद रखेंगे, ये केरल है, ये आपका क्या है? कर्नाटक। लिखने में परेशानी होगा, गिजबिज आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप याद रखेंगे। आइए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और ये केरल। ये जो भाग इधर देख रहे हैं ये तमिलनाडु है। याद रखिए, ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। पहले याद कर लेंगे, तब फिर आपको एकदम राज्य रटना नहीं पड़ेगा कि कौन सा बंदरगाह कौन राज्य में है, ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ याद रखेंगे, तमिलनाडु के ऊपर वाला जो कि आंध्र प्रदेश था, तो इधर साइड से एक बट गया है ऊपर में तेलंगाना। तेलंगाना की सीमा तटीय रेखा से टच नहीं करती है, तो आंध्र प्रदेश की सीमा तटीय रेखा से टच करती है। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर में है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। इतना याद रखिए। पहले ये गुजरात है, गुजरात के जस्ट नीचे साउथ में जाएंगे महाराष्ट्र, उसके नीचे जाएंगे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, केरल के दाहिनी और अगर बात करें यानी पूर्वी वाले भागों में तो तमिलनाडु राज्य आएगा। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश की सीमा ऊपर में लगती है ओडिशा से। ओडिशा जिसको कहते हैं, ये ओडिशा से। एक ध्यान सुनेंगे, एक ऐसे याद कर सकते हैं कि एगो काना था, एगो अंधरा था, और दोनों का किया कि एगो ठेला भी चल गया, तो दोनों लाचार आदमी है, तो जौन चीज के पास जाएगा वो मांग करके अपना बेचारा दिनचर्या चलाएगा। तो अगर सेव के ठेला रहेगा तो सेव मांगेगा, केला के ठेला रहेगा तो केला मांगेगा। तो हई काना अंधरा दोनों चल गया, एगो ठेला भी, ठेला रहे केला के, ठेला रहे केला के, तो केला मांगेगा कि भैया तनी दे दो हमरा, है अपना मांग चाहिए। तो याद रखेंगे, मांग काना अंधरा केला, मांग काना अंधरा केला। ये याद रखना है आपको एगो बात कि मांग काना अंधरा केला। याद रखेंगे, मांग काना अंधरा केला, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो चलिए, मां मन हो गया आपका महाराष्ट्र, इसके नीचे ग मने गोवा, काना मन हो गया कर्नाटक, आंध्रा जहां काना रहेगा वही जो आंध्र रहेगा, तो दोनों साथे साथे हई पट्टी कर्नाटक तो ई पट्टी आंध्रा, तो काना तो इन्हें आंध्रा, मांग रहा कौची? केला हो गया केरल। ऐसे याद रखेंगे, मांग काना अंधरा केला। मां मने महाराष्ट्र, ग मने गोवा, काना मने कर्नाटक, जैजा रहे काना वही जो पड़ी बगल में रहेगा आंध्रा, तो काना यानी कर्नाटक, तो आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश, और दोनों काना अंधरा मांग रहा कौची? केला, तो हो गया केरल। ठीक है, चलिए ये आप याद रखेंगे इस तरह से, किसी भी तरह से याद रखें, लेकिन आपको राज्य यहाँ मैप में एकदम पिक्चर के साथ एकदम क्लिक मरवा लीजिए, एकदम इमेज को दिमाग से, कि एकदम ऐसे ही छाप ले। आपको कैसे छाप ले भाई? तो ऊपर में गुजरात, नीचे में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, केरल के इधर बात करेंगे तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर बात कर लेंगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के और ऊपर तटीय वाले क्षेत्रों में बात करें तो ये ओडिशा, और इधर साइड में जो आपका ये हो जाएगा, इधर आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो फिर से सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और ये गुजरात। इतना जब आपको याद है तो अब बंदरगाह पढ़ने में कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल आसान लगेगा। आप खाली देखते चलिए, वीडियो स्किप मत करिएगा। कई बार वीडियो स्किप करके भागा लोग देखते हैं और बीच में कुछ बातें को बोल दिए और वो बाउंस हो जाता है, कहते हैं कि हाँ समझ में नहीं आया इसे। ठीक है, तो आप अगर बेहतर ढंग से अगर पूरा ध्यान लगा के देखिए ना, तो दूसरा वीडियो आपको देखने का जरूरत भी नहीं होगा। चलिए अब हम लोग ध्यान से आते हैं, एक एक के बाद एक एक चीज पर हम लोग ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा सा गिज हो गया, इसको मिटा के बना देते हैं। चलिए ये ध्यान सुनेंगे। ये जो भाग देख रहे हैं आपको मालूम है ये गुजरात है,
गुजरात में देखिए इस तरह से दो भाग है। ये वाला जो भाग देख रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे एक बंदरगाह है, इसको कहते हैं कांडला। याद रखेंगे ये कौन बंदरगाह है? कांडला। तो एक याद रखेंगे, कांडला बंदरगाह कौन से राज्य में है? भैया गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कौन से राज्य में है? गुजरात में। याद रहेगा आपको। देखिए इससे पहले जब कांडला बंदरगाह से पहले की बात कर ले तो भारत में जब ये पाकिस्तान वाला जो एरिया है भारत में होता था, तब कराची बंदरगाह से भी ज्यादातर विदेश में माल लाए ले जाने के लिए काम आता था। लेकिन जब ये बट गया था, कराची पाकिस्तान में चला गया, तो हम लोग आजादी के बाद कांडला को डेवलप किए और कांडले के जो है कि यहीं पर याद रखेंगे कि कांडला बंदरगाह जो ये गुजरात में पड़ता है, इसी का ज्यादातर प्रयोग करने लगे और उत्तर भारत में मालों को ले जाने लाने के लिए, यहां से दूसरे देशों में बेचने के लिए, ये दूसरे देश से इधर जो माल आते हैं तो इस बंदरगाह का प्रयोग करने लगे। ये बंदरगाह कौन सा है? तो ये कांडला बंदरगाह कौन राज्य में पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कांडला से कि जैसे अभी नरेंद्र मोदी के समय काल में जिस तरह से जगह को बदलने का पूरा जैसे कि होड़ चल रहा है, जैसे इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिए गए हैं, जिस तरह से मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिए गए हैं, ठीक उसी तरह से ध्यान सुनेंगे ये जो कांडला बंदरगाह है इसका भी नाम बदल दिया गया है और इसको याद रखेंगे दीनदयाल बंदरगाह ही कहते हैं। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जंक्शन था ना मुगल सराय का नाम, तो इसी तरह से कांडला का भी याद रखेंगे दीनदयाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा किस बंदरगाह का नाम जो है, किस बंदरगाह का नाम जो है वो दीनदयाल बंदरगाह है, तब कांडला। आप ऐसे याद रखेंगे दिलवा करिया है, दिलवा क्या है? करिया है, तो दीनदयाल ये कांडला को कहते हैं। कांडला को क्या कहते हैं? दीनदयाल। ऐसे याद रख सकते हैं या फिर ऐसे ही भी याद रख सकते हैं कि बेचारा जैसे कि क्या है? कांडला है। कांडला माने आप याद रख सकते हैं दीनदयाल दिलवा क्या है? करिया। ये बढ़िया है, सटीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। चाहे आप और कोई नया भी बना सकते हैं लिखने के बाद दिमाग लगा के। तो ये ध्यान रखेंगे कि दीनदयाल बंदरगाह किस बंदरगाह को कहते हैं? कांडला। कांडला कौन से राज्य में पड़ता है भैया? ये गुजरात में पड़ता है। इसके जस्ट नीचे आएंगे, आपको अभी अब बताएं ये कौन सा राज्य है? ये महाराष्ट्र है। ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में दो बंदरगाह है। देखिए बंदरगाहों की बात कर ले तो जो 13 बड़े बंदरगाह है, इस बंदरगाह में सबसे ज्यादा बंदरगाह की बात कर ले तो ये तमिलनाडु में है। यहाँ पे 3 बंदरगाह है, तूतीकोरिन, चेन्नई और इन्नौर। एक एक यहाँ से ऐसे एकदम पूरा तटीय श्रेणी से एकदम आते चलेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ओवरव्यू में बता दें कि सबसे बड़े बंदरगाहों में सबसे ज्यादा बंदरगाह अगर किसी राज्य में है तो ये आपका तमिलनाडु में है 3 बंदरगाह। और छोटे बंदरगाह जिसकी संख्या 200 के आसपास में है, तो ये छोटे में सबसे ज्यादा अगर छोटे में बात है कर ले तो ये महाराष्ट्र में है। लगभग 54-55 जो बंदरगाहों की जो संख्या है वो छोटे बंदरगाहों की बात कर ले तो वो केवल महाराष्ट्र में है अकेले। ठीक है, चलिए ध्यान में रखेंगे। कांडला हो गया। नीचे आएंगे तो ये महाराष्ट्र के एरिया है। महाराष्ट्र में ये देखिए सब बंदरगाह जो होगा वो आपका तटीय वाला इलाका में होगा। तो ये जो तटीय वाले भाग है यहाँ पे जो आपका याद रखेंगे जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह को मुंबई बंदरगाह कहते हैं। ध्यान सुनेंगे। और मुंबई बंदरगाह के बारे में बात कर ले तो ये प्राकृतिक बंदरगाह तो है ही। देखिए प्राकृतिक और कृत्रिम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि 2 जो बंदरगाह है इधर साइड में है, यानी इसको कहते हैं कौन सा तट भैया? तो इसको कहते हैं पूर्वी तट। एक इधर वाले तट पर आपका कृत्रिम बंदरगाह है और 2 इधर वाले तट पर आपका कृत्रिम बंदरगाह है। जब तीनों की चर्चा कर देंगे तो बाकी सब जो बंदरगाह होगा वो कैसा बंदरगाह कहलाएगा? तो प्राकृतिक बंदरगाह कहलाएगा। तो 3 को कृत्रिम याद रखेंगे, अब बाकी प्राकृतिक हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए तो सबसे पहले देखेंगे मुंबई बंदरगाह। कांडला के बाद अगर बात कर ले तो ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान सुनेंगे। हम उसी चीजों पे फोकस करेंगे जिन चीजों पे फोकस करने से कोई सवाल नहीं आता है, उस पर कुछ फोकस नहीं करेंगे, उस पर बार बार रिपीट करेंगे। जो सवालें जो है किसी न किसी एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही पूछेगा। ठीक है, तो मुंबई बंदरगाह के बारे में बात कर ले तो ये सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है भैया? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अब इसके बारे में और एनसीईआरटी कहता है कि इसमें 20 किलोमीटर, इस बंदरगाह के बारे में बात कर ले तो ये बंदरगाह 20 किलोमीटर लंबा है। अगर इसकी चौड़ाई की बात कर ले बंदरगाह के तो 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। एक बार फिर से सुन लीजिए, 20 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर जो है इस बंदरगाह की क्या है? तो चौड़ाई है। ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा बात कर ले इधर से जितने भी जहाज खुलते हैं तो आप सब जानते हो इधर पश्चिम साइड में जाएगा तो आपका
भूमध्य सागर के किनारे किनारे वाला जो इलाका है, इसके अलावे सुएज नहर का जब निर्माण हो गया तो इधर सुएज नहर से कट कर करके वर्ल्ड मैप जब आपके पास रहेगा तो आप खुद समझ जाइएगा कि भूमध्य सागर से होते हुए भूमध्य सागर से होते हुए और यूरोप के देशों में व्यापार होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भूमध्य सागरीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, यूरोप, इस सब के लिए खास कर करके ये मुंबई से जहाज जाते हैं, वहां से जहाज आते हैं। तो व्यापार ज्यादातर इन्हीं देशों से होते हैं, खास करके कहां से, किन क्षेत्रों से, तब आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, उत्तरी अफ्रीका वाला क्षेत्र से, इसके अलावे उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र से और यूरोप से, और याद रखेंगे वर्ल्ड मैप रहेगा तो क्लियर करते हैं, लेकिन कम से कम इतना याद रखो, ज्यादा कुछ नहीं। अब देखिए ज्यादातर व्यापार जो है ना ये मुंबई से होते हैं और ये याद रखेंगे, इसीलिए भारत को इसको प्रवेश द्वार कहते हैं। आपसे कहेगा किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, तो ये याद रखेंगे मुंबई बंदरगाह को। कौन से बंदरगाह को? मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये याद रखेंगे। कहां पड़ता है मुंबई? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया? महाराष्ट्र में। अब देखिए मुंबई बंदरगाह पर क्या है ना कि लोड बहुत ज्यादा हो जा रहा था, बहुत ज्यादा कंटेनर वगैरह ये सब आवागमन ये सब, तो बंदरगाह पे लोड को कम करने के लिए इसके नीचे यानी दक्षिण साइड में एक बंदरगाह बनाया गया है। अब यहां हम जोड़ दे रहे हैं कि बनाया गया यानी कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। तो ई तट पे एक बंदरगाह याद रख लीजिए कि कृत्रिम बंदरगाह। कौन कृत्रिम है भैया? तो इसको कहते हैं नहावा सेवा। नहावा सेवा, इसी को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नहावा सेवा ये कहां है? मुंबई के नीचे है। मुंबई के नीचे है, दक्षिण साइड में है। तो महाराष्ट्र का दक्षिण वाला भाग, ध्यान से सुनेंगे, महाराष्ट्र का दक्षिण वाला भाग, कुछ गोवा का इलाका, ये सब नहावा सेवा वाला जो बंदरगाह है जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, तो इसका ज्यादातर यही सब लोग यूज कर पाएंगे। चलिए ये ध्यान रखेंगे। तो ये मुंबई बंदरगाह को कम करने के लिए, यहां पर जो लोड था इसको कम करने के लिए नवा सेवा बंदरगाह, जिसको हम लोग कहते हैं नहावा सेवा यानी जवाहरलाल नेहरू, इसका निर्माण किया गया है। और ये एक प्रकार के कृत्रिम बंदरगाह है। याद रखेंगे किस बंदरगाह के लोड को कम करना इसका मेन प्रयास है? मुंबई बंदरगाह के लोड को कम करना है। इसके नीचे आते हैं तो एक छोटा सा राज्य गोवा, अभी हम चर्चा किए, ये आपका गुजरात है। गुजरात में कौन बंदरगाह? कांडला है। याद रखिए गुजरात में कौन? कांडला। महाराष्ट्र में कौन? तो महाराष्ट्र में दो बड़े बंदरगाह, एक का नाम मुंबई है जो ऊपर में है, और मुंबई से नीचे दक्षिण में जो बंदरगाह है उस बंदरगाह का नाम क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। इसके नीचे आपका गोवा का राज्य आता है। गोवा में एक राज्य है, राज्य बोले बंदरगाह है, और इस बंदरगाह को कहते हैं मारमा गांव। याद रखेंगे क्या कहते हैं? मारमा गांव। कई जगह मरमू गांव रहता है, आप याद रखेंगे ये गोवा में है, गांव लिखल ही है, गोवा टाइप का आपको लगेगा। मारमा गांव ये कहां है? तो ये गोवा राज्य में है। कोई दिक्कत? अब देखिए इसका महत्व थोड़ा कम था, लेकिन आपको मालूम होगा कि अब क्या है कि ये जो तटीय वाला इलाका है यहां पर क्या है कि गोवा, महाराष्ट्र इस सब को जोड़ने का, कर्नाटक से रोहा, मंगलोर सब आप लोग पढ़े होंगे कि ये तटीय वाले इलाका पे एक जो है से कि रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ, इसको कहते हैं कोंकण रेलवे। याद रखें कौन रेलवे? कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे के निर्माण के बाद से खास करके इस बंदरगाह का महत्व जो है वो और बढ़ गया है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। इसके अलावा नीचे में अगर आते हैं तो ये कर्नाटक का एरिया है, और ये कर्नाटक राज्य में बात कर ले तो इसका जो तटीय वाले की एरिया है यहाँ पे एक बंदरगाह है, और इस बंदरगाह को क्या कहते हैं? तो इसको न्यू मंगलोर कहते हैं। याद रखेंगे इसको कौन सा कहते हैं बंदरगाह जी? तो इसको न्यू मंगलोर कहते हैं, ये हमने लिखा हुआ है। तो ये याद रखेंगे न्यू मंगलोर पतन कहां है? कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है? कर्नाटक में। बस इतना याद रखेंगे। इसके अलावा नीचे आएंगे तो ये कौन सा राज्य है? अभी बताएं, केरल है। और केरल में जो बंदरगाह है इसको कहते हैं कोच्चि। कौन बंदरगाह कहते हैं? कोच्चि। ये भी प्राकृतिक बंदरगाह ही है। ठीक है, बाकी चीजों पे अभी फोकस नहीं करेंगे। बाकी चीज अगर स्टडी डीप करना है तो आप एनसीईआरटी बुक लेकर के और स्टडी करें। हम आपको बस एक यहाँ पर
इंटरेस्ट जगा रहे पढ़ा करके, आधा से ज्यादा चीजों पर जब याद हो जाएगा, पकड़ हो जाएगा, दिमाग एकदम वहां गेन करेगा, तब बाकी डीप पढ़ने में आपको बड़ा मजा आ जाएगा। समझ रहे बात है ना? तो चलिए लाइन लेंथ धरवा रहे हैं खाली यहाँ पे। अब एक बार फिर से सुन लीजिए, इधर का जो भाग था ये सब आपका पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट पर ऐसे कहेगा, पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों के नाम लिखिए। तब बताइए गुजरात का कौन हो जाएगा? कांडला। महाराष्ट्र का कौन हो जाएगा? मुंबई। मुंबई के नीचे में महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह जो कि कृत्रिम बंदरगाह है, इसका नाम क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा गोवा में आते हैं तो मरमा गोवा, याद रखेंगे, मरमा गांव या मरमा गोवा जो भी है ये आपका गोवा में पड़ता है। इसके नीचे अगर कर्नाटक में आते हैं तो न्यू मंगलोर आता है बंदरगाह जी। कर्नाटक का कौन बंदरगाह? न्यू मंगलोर। और ये केरल है, केरल के तटीय वाला इलाका में कौन सा बंदरगाह है? तो इसको कहते हैं कोच्चि। तो ये तो भारत के, याद रखेंगे, पश्चिमी तट पर स्थित जो है बंदरगाहों का नाम है। पश्चिमी तट पे एक बंदरगाह याद रखेंगे कृत्रिम है, इसको कहते हैं जवाहरलाल नेहरू। बाकी सब प्राकृतिक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बड़े बंदरगाहों में आगे ध्यान सुनेंगे। एक बात और याद आ गई आप हमको कि बड़े बंदरगाहों का जो देख रेख खास करके कंट्रोल होता है वो केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाहों का जो नियंत्रण होता है वो राज्य सरकार के अंडर में होती है, ये याद रखेंगे। लेकिन आपको कमेंट में एक बात याद रखेंगे, अगर आप सही में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं कि कोई लोग मजाकी करते हैं, इसे वीडियो ओपन करते हैं, अगर आप पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक पढ़िए। इसके अलावे में आओ हरियंत सब का बुक आता है, आईएएस लेवल के यूपीएससी सब की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं उनके पास बुक है, तो आप खोलिएगा इसको पढ़ने के बाद और आप वहां देखिएगा, आपको आंसर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और आपको कमेंट में यह करना है कि एक ऐसे बड़े बंदरगाह है जहां पे केंद्र सरकार का तो अधिकार है, ये है, साथ साथ प्राइवेट कंपनियां का अधिकार है, उसमें कुछ हिस्सा। हाँ, हम ये कहेंगे, इशारा ये कर रहे हैं कि केंद्र सरकार का वहां भागीदारी ज्यादा है, ठीक है, प्राइवेट कंपनियों की कम है, लेकिन केंद्र सरकार का पूरा अधिकार नहीं है। ये बंदरगाह कौन सा है ये आपको बताना है इशारा के लिए। और हम आपको बता दें कि ये इधर वाला तट पर होगा, यानी कौन तट पर? तो पूर्वी तट पर। बस ये आपका होमवर्क में रह गया, काम करना है, कमेंट में लिखना है। नहीं लिखाएगा मैं समझिए कि आप पढ़ते नहीं है, डंडी मार रहे हैं, नौकरी नहीं लगेगा भैया। ये ध्यान सुनेंगे। तो ये आपका कोच्चि हो गया। इसके अलावा आते हैं तो ई आ जाइए, ई तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है भैया जी? ई तमिलनाडु है। और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है कि बड़े बंदरगाहों की बात कर ले तो यहाँ 3 बड़े बंदरगाह है। कितने बड़े बंदरगाह है? 3 बड़े बंदरगाह है। यानी कहेगा आपसे कि भारत में बड़े बंदरगाहों के दृष्टि से सबसे ज्यादा बंदरगाह कौन से राज्य में? तो तमिलनाडु में। इधर देखिए कि महाराष्ट्र में 2 गो है, लेकिन यहाँ 3 गो है। अब ये नहीं जाएंगे तो कोनो ही 2 गो 3 गो नहीं है। चलिए, तो सबसे नीचे में ये देखेंगे, यहाँ जो मन्नार की खाड़ी श्रीलंका है और ये भारत का एरिया है, तो ये मन्नार के खाड़ी के पास में एक बंदरगाह है, इसको कहते हैं तूतीकोरिन। कौन कोरिन कहते हैं? तूतीकोरिन। पहले तीनों देखिए। इसके अलावा ऊपर में जाएंगे तो यहाँ तट पर मिलेगा आपको चेन्नई। कौन मिलेगा? चेन्नई। बस चेन्नई से एकदम ऊपर में, उत्तर में, नॉर्थ की ओर जाएंगे तब मात्र 25 किलोमीटर के दूरी पर अगर जाएंगे तो यही 25 किलोमीटर के दूरी पर एक बंदरगाह है, इसको कहते हैं इन्नौर। देखिए कंफ्यूजन क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। कंफ्यूजन कई बार होते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं कि यहाँ पे 3 बंदरगाह हैं, लेकिन कई बार ये भूल जाते हैं कि वो नीचे तूतीकोरिन हो कि ऊपरे इन्नौर हो। ध्यान से सुनेंगे, ये बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन है। कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन है। इसके ऊपर में चेन्नई, चेन्नई से बस जस्ट 25 किलोमीटर। देखिए आप अरिहंत वाला बुक पढ़िएगा, समझ रहे बात ना, आईएएस वाला आएगा बुक आपको यूपीएससी के तैयारी करने वाला, तो वहां आपको 24 किलोमीटर पढ़ना है। लेकिन एनसीईआरटी डेटा आप याद रखेंगे, एनसीईआरटी बुक देता है 25 किलोमीटर, तो आप 25 किलोमीटर याद रखना है। हालांकि किलोमीटर आपसे पूछेगा भी नहीं। तो चेन्नई से ऊपर में 25 किलोमीटर के दूरी पर कौन पतन? इन्नौर पतन। कौन पतन? इन्नौर पतन। और नीचे में तूतीकोरिन। अब यही दुगो में कंफ्यूजन आता है। चेन्नई तो लेकिन शुरू से देखता है कि इसको पुराना नाम में मद्रास कहते हैं, तमिलनाडु के तटीय वाला एरिया में है और ये तमिलनाडु की राजधानी भी है, तो ये तो सब जानता है। ये दोनों में कंफ्यूजन पैदा होता है, इन्नौर और तूतीकोरिन। तो याद रखेंगे दोनों में से ज्यादा बड़ वाला कौन है? तो तूतीकोरिन। तो ज्यादा बड़ वाला नीचे हो जाएगा, कम बड़ वाला ऊपर हो जाएगा। कोई भी अगर तराजू पर हम भारी चीज डालेंगे तो नीचे झुक जाएगा, हल्का चीज ऊपर उठ जाएगा। तो इन्नौर कम बड़ वाला है, ऊपरवा उठ जाएगा। तूतीकोरिन ज्यादा बड़ वाला है, नीचेवा बैठ जाएगा। तो तूतीकोरिन नीचे होगा, इन्नौर ऊपर होगा। अब बताइए इन्नौर के नीचे बीच में हल्का सा नीचे क्या है? तो चेन्नई है।
तो याद रखेंगे 3 बंदरगाह, कौन कौन? तूतीकोरिन, चेन्नई और इन्नौर। अब देखिए कुछ कुछ मेन पॉइंट जो याद रखना है आपको। ये तूतीकोरिन जो बंदरगाह है इसका भी नाम बदला गया है। अब नाम बदलने की बात आता है तो एक कांडला बंदरगाह दिलवा का है भैया, काला है, तो कांडला बंदरगाह दिलवा याद रख सकते हैं आप। दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल बंदरगाह कह सकते हैं। तो ये दीनदयाल बंदरगाह के बारे में बात कर ले तो ये कांडला का नाम बदल गया है और ये तूतीकोरिन का बदल कर करके ये आपका चिदम्बरम कर दिया गया है, चिदम्बरम कर दिया गया है। तो ये याद रखेंगे तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदल के क्या कर दिया गया? चिदम्बरम। इससे रिलेटेड एक फैक्ट्स जो आपको एकदम याद हो जाए, सब चीज ध्यान में रहे कॉन्सेप्ट। ये जो तूतीकोरिन है यहाँ तनी पनिया जो है ना पहले बता दिए कि देखिए बंदरगाह के पास गहराई ज्यादा हो, पानी ज्यादा हो तो जहाज रुकने में दम आराम होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ उथला भाग ज्यादा है, एकदम जो जमीन है ना ये ऊपर में है और यहाँ जल स्तर तनी कम है, गहराई कम है, जिससे अगर बड़े जहाज आते हैं भारी भारी कंटेनर लेकर के तो यहाँ धंस जाने की संभावना है। इसीलिए तूतीकोरिन बंदरगाह पे इसको नहीं लाया जाता है बड़े बड़े जहाजों को। तो लाया कहां जाता है? तो यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर, के किलोमीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर की दूरी पर ही जहाज यहां लगाए जाते हैं। और तूतीकोरिन बंदरगाह से छोटे छोटे पानी के जो जहाज है वो जाते हैं और इधर 5 किलोमीटर की दूरी पर से बड़े जो जहाज आते हैं उनका माल उतार कर करके और इस बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है। इस बंदरगाह को कहते हैं भैया तूतीकोरिन बंदरगाह। क्लियर? चलिए आगे ध्यान सुनेंगे। तो तूतीकोरिन के बारे में इतना याद रखेंगे, तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु के दक्षिण में तूतीकोरिन है। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो वीओ चिदम्बरम, याद रखेंगे वीओ चिदम्बरम नाम बदल के तूतीकोरिन का ही कर दिया गया है। क्लियर यहां तक? ऊपर में चेन्नई बंदरगाह, देखिए चेन्नई आप याद रखेंगे कि चेन्नई बंदरगाहों की बात कर ले तो ये भारत का सबसे प्राचीन, याद रखेंगे सबसे क्या है जी? तो प्राचीन बंदरगाहों में से एक है। भारत के सबसे प्राचीन बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह है? तो चेन्नई है। और ये याद रखेंगे कि जो कृत्रिम की बात कर ले बंदरगाहों में तो ये जो चेन्नई बंदरगाह है ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। याद रखेंगे तो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो ये चेन्नई है। सबसे पुराना बंदरगाह भी कौन है? तो ये चेन्नई है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1859 ईस्वी में। आप याद करिए कि जो खास कर करके एशिया और यूरोप से होने व्यापार में सरलता के लिए मिस्र के कॉर्नर के पास में, उत्तरी अफ्रीका के जो एकदम इधर साइड में पड़ता है मिस्र, और मिस्र के कॉर्नर में भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के लिए याद रखेंगे एक नहर बनाया गया, इसको कहते हैं स्वेज नहर। ठीक है? और स्वेज नहर कब बना था? 1869 यानी 10 साल बाद। स्वेज नहर से 10 साल पहले ही चेन्नई बंदरगाह जो है वो डेवलप किया गया था। तो याद रखेंगे चेन्नई बंदरगाह की स्थापना 1859 ईस्वी में। यह भारत का पुराना बंदरगाह है। साथ ही साथ अगर कृत्रिम बंदरगाहों के बारे में बात कर ले, चूंकि बंदरगाह दो तरह के होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक, इनमें कृत्रिम बंदरगाहों में सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए अगला हम लोग बात को ध्यान से सुनते हैं। ये है इन्नौर बंदरगाह। इन्नौर बंदरगाह के बारे में आपको पहले बता दिए कि चेन्नई से ऊपर में 25 किलोमीटर की दूरी पर है और यह भी एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह है। तो देखिए चेन्नई और इन्नौर कृत्रिम है। ई वाला तट पे, ई कौन सा तट है? तो ई पूर्वी तट है। हई वाला कौन तट है? तो हई पश्चिमी तट है। तो ई पश्चिमी तट पे एगो नवा सेवा कृत्रिम बंदरगाह, और ई वाला तट पे दूगो चेन्नई और इन्नौर ये कृत्रिम बंदरगाह। बाकी कौनो आपको दे दे, चाहे तूतीकोरिन हो, चाहे कोची हो, चाहे न्यू मंगलोर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कांडला हो, चाहे पारादीप हो, कौनो बंदरगाह आपको दे देगा वो आपका प्राकृतिक बंदरगाह आएगा। कई बार आपको जैसे बड़े बीपीएससी सब एग्जाम दीजिएगा तो ओकरा में 5 गो देगा, ओकरा में सुमेलित करे वाला भी प्रश्न आएगा। अब ओकरा में सुमेलित कर कह देगा कि निम्न में से कौन एगो नहीं है, ऐसा जोड़ा लगाएगा। तो तुम ऐसे याद रखोगे ना भैया तो तुमको अपने आप छट जाएगा कि हाँ ये वाला के सुमेलित, इस दोनों सट नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, ये प्राकृतिक है आ एगो देले है कृत्रिम देले है। आप धर लीजिएगा, समझ रहे बात ना? तो धराहिला तो हम आपको कह रहे हैं कि चेन्नई इन्नौर ये दो गो कौची है तो कृत्रिम बंदरगाह, बड़े बंदरगाहों में से। और ई वाला ये दोनों ई तट पर है, पूर्वी तट पे, आ पश्चिमी तट पर एगो नवा सेवा, ये कैसा है? तो ये भी कृत्रिम है। अब बाकी जितना भी आ जाएगा आपका 10 को लगभग अभी बताएंगे वो सब प्राकृतिक बंदरगाह। चलिए आगे।
इग्नोर हो गया। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम एकदम झकास प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन गड़बड़ाते रहता है। ये कौन बंदरगाह है भाई? काहे कि भी एगो मामले में एकलौता है, जैसे चेन्नई एकलौता है कृत्रिम के मामले में, बड़ा के मामले में बात कर ले तो मुंबई है, और उसी एक बंदरगाह जो है एक स्पेशल बात को लेकर के ये एकदम आगे है, इसको कहते हैं विशाखापट्टनम। ये देखिए ये स्थलाबर्ध है, ध्यान सुनेंगे, स्थलाबर्ध है। ये स्थलाबर्ध क्या होता है? तो यही में लेकिन के कंफ्यूजन, याद रखेंगे लैंड लॉक है। लैंड क्या है जी? तो लॉक होल है, तो ये जमीन है। अब यहाँ पे हम बंदरगाह डेवलप किए, ये एकदम मोटे एकदम कठोर चट्टानों से ये लॉक होल है, ये तटीय वाला एरिया है, और ऐसे जाके कठोर चट्टान ऐसे लॉक होल है। क्लियर? अब ध्यान सुनेंगे, इसको इसीलिए कहते हैं लैंड, लैंड माने भूमि, लॉक होल है, तब बोलेंगे इसको स्थलाबद्ध। तब बर्ध का मतलब हो गया बंद, याद रखें स्थलाबद्ध यानी स्थल क्या है? तो बंद है, ऐसे याद रखिएगा। तो ये ध्यान सुनेंगे, ये कौन बंदरगाह है? विशाखापत्तनम। अब तुमको लगता होगा भैया कि व्यापार कैसे होता है? अरे भैया ये पर जजवा लगेगा। ये जो कठोर एकदम देखिए लिखे हैं ठोस चट्टान एवं बालू को काट कर करके कठोर जो भाग है, और इसको इन्हें जो खुले समुद्र महासागर है इसमें क्या कर दिया गया? इस समुद्र में मिला दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसको काट करके मिला दिया गया है। तो ये लैंड जो है एकदम लॉक था, तो इसीलिए कहते हैं स्थलाबद्ध। तो तुमसे पूछेगा भैया कि भारत का सबसे बड़ा स्थलाबद्ध पोताश्रय या बंदरगाह या सीपोर्ट या पतन कौन है? विशाखापट्टनम। पता है विशाखापट्टनम कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु के ऊपर में आंध्र प्रदेश में है। कहां है भैया? आंध्र प्रदेश में। ये तमिलनाडु ऊपर में आंध्र प्रदेश। चलिए याद रहेगा आपको, तो ये ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ा स्थलाबद्ध पोताश्रय यानी बंदरगाह विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कौन राज्य में है? तो ये आपका याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह, तूतीकोरिन, चेन्नई और ये क्या है? इन्नौर। कोई दिक्कत? ये याद रखेंगे, यही बंदरगाह है जिसके 5 किलोमीटर दूर जो है कि माल उतार लिए जाते हैं, छोटे छोटे जहाजों को भेज कर करके। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाहों में सबसे बड़ा बंदरगाह है। और याद रखें किस बंदरगाह को भारत में याद रखेंगे प्रवेश द्वार कहते हैं? तो मुंबई को प्रवेश द्वार कहते हैं। बोलो मुंबई को भैया प्रवेश द्वार कहते हैं। कांडला कहाँ है? गुजरात में है। नवास जवाहरलाल कहाँ है? तो मुंबई के तनिको नीचे महाराष्ट्र में है। चलो ये तब बात याद रहेगा। ये पारादीप है। कौन द्वीप है? पारादीप। पारादीप ओडिशा में पड़ता है। पारादीप कहां पड़ता है? ओडिशा में। जल्दी ध्यान सुनेंगे, कोलकाता हल्दिया जल्दी से सुनेंगे, वीडियो बहुत लंबा होते चल जा रहा है, आप लोग देखते नहीं है तो दिक्कत होता है। पारादीप बंदरगाह के बारे में बात कर ले तो ओडिशा में है, और ओडिशा में तटीय वाले के किनारे। बाकी इधर जितना भी झारखंड में जो आपका कोयला होता है, लोहा होता है, लौह ये सब, इसको दूसरे देशों में निर्यात करने के लिए इसी बंदरगाह का सहारा लिया जाता है। इसी तरह से अगर पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो जूट का उत्पादन ज्यादा होता है, और भारत और बांग्लादेश सब जो है बगल में जूट का निर्यात भी करता है। तो भारत के जो जूट निर्यात होते हैं वो ज्यादातर कोलकाता बंदरगाह से होते हैं। अब देखिए कोलकाता बंदरगाह से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि भारत के कौन से बड़े बंदरगाह है जो नदी पर अवस्थित है? तो कोलकाता। कौन है? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता हुगली नदी किनारे है। लेकिन इसी के सहायता के लिए कोलकाता से दक्षिण साइड में एक बंदरगाह डेवलप किए गए हैं, इसको कहते हैं हल्दिया। इसीलिए इसको अलग अलग नहीं पढ़ते, इसको एक ही साथ जोड़ते हैं, कोलकाता हल्दिया एक ही साथ। कई लोग इसको अलग करता है तो ये नहीं 13 को कर देता है, जब एक जुड़ेगा तो मिला के 14 को कर देता है। नहीं, कोलकाता और हल्दिया को एक ही साथ गिना जाता है। तो याद रखेंगे हल्दिया वेस्ट बंगाल के नीचे दक्षिण में है, कोलकाता हल्का सा ऊपर में है। तो ये कोलकाता हल्दिया हो गया आपका पश्चिम बंगाल में, ये पारादीप ओडिशा में हो गया, ये याद रहेगा आपको। चलिए एक बार इधर में जो आप टापू देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहां पोर्ट ब्लेयर होता है, तो ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है इसको ऐड कर दिया गया है। तो 12 बड़े बंदरगाह जो थे, एक पोर्ट ब्लेयर को ऐड कर देने पर बड़े बंदरगाहों की कुल संख्या हो गई है 13। ये आप याद कर लीजिएगा। जहां अगर दिक्कत होगा, बड़े छोटे इस समय परेशानी है, तो वीडियो को रोक के फिर से जो है कि आप पीछे कर करके देख सकते हैं। बस धन्यवाद।